जनगणना की प्रक्रिया है बहुत टीडियस होती है, ये आसान नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। 3 साल का समय इसमें लगेगा। इसके बहुत सारे मायने हैं। जाति जनगणना पर आते हैं, वो मूल मुद्दा है और उसके बहुत मायने हैं, सियासी मायने ज़्यादा हैं। आंकड़ा पता भी लग जाए कि आपके देश में इतने लोग बढ़ गए। नेता जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं आम लोगों के लिए। वर्तमान सरकार ने इसको किया, बड़ा बोल्ड कदम है, क्योंकि कई बोल्ड डिसीजन लिए, फिर उनको लगा होगा कि नहीं करना पड़ेगा, देखा जाएगा। भारत में जाति व्यवस्था का राजनीतिक इस्तेमाल ही देखा है, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल ही देखा है। पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग हैं जिन्हें सचमुच इसकी ज़रूरत है, जो आज भी पिछड़े हुए हैं, उनको इसका अवसर मिलना चाहिए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। जनगणना की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। 1 मार्च 2027 संभावित तारीख रखी गई है। अब इस जनगणना में जाति जनगणना को लेकर तमाम बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठे। विपक्ष चाहती थी, सरकार ने कराई, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी बिहार में लगे हुए हैं, जहां सबसे पहले बात हुई थी, और इसको लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो जाति जनगणना को लेकर सर, ये कहा जा रहा था कि बिहार के चुनाव हैं, तमाम चुनाव हैं, सरकार माइलेज लेने की कोशिश करेगी। तो क्या अब ये ऐसा दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि डेट जो रखी गई है 2027 तक की, और चुनाव अभी हो जाने हैं? उज्जवल, ये जो जनगणना की प्रक्रिया है बहुत टीडियस होती है, ये आसान नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। 3 साल का समय इसमें लगेगा और इसके बहुत सारे मायने हैं। जाति जनगणना पर आते हैं, वो मूल मुद्दा है और उसके बहुत मायने हैं, सियासी मायने ज़्यादा हैं, उसको समझते हैं डीपली। लेकिन थोड़ा सा एक विचार जनगणना के ऊपर पहले, कि जनगणना होगी उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएंगी। पहले तो 2011 के ही आंकड़े हमारे पास हैं, 125 करोड़ के बाद में अब ये जो 140 करोड़ भारतवासी वाला मामला आया, आंकड़ा आया। स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए एक अंदाज़ा, एक प्रोबेबिलिटी होती है, और स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया है। बीइंग अ रिसर्चर हम उसका इस्तेमाल करते रहे, अपने रिसर्च के कामों में करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल, तो वो भी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी वो एक प्रोबेबिलिटी को, एक बहुत ही संभावित आंकड़े के इर्द गिर्द के आंकड़े को आपको बताती है। एग्जैक्ट आंकड़ा फिर भी नहीं पता लगता है। दूसरा, आंकड़ा पता भी लग जाए कि आपके देश में इतने लोग बढ़ गए, लेकिन कौन से लोग बढ़े हैं, किस तरह के लोग बढ़े हैं। किस तरह के लोग का मतलब है, अब अमीरों के यहाँ पे बच्चे बढ़ गए हैं, गरीबों के यहाँ बच्चे बढ़ गए हैं, इनके यहाँ बच्चे बढ़ गए हैं, उनके यहाँ बच्चे बढ़ गए हैं। पहला तो ये एक होता है। तो आपको स्पेसिफिकली पता लगता है, एक एक जानकारी, एक एक नागरिक की जानकारी, एक एक परिवार की जानकारी आपके पास आती है कि अभी जनसंख्या, किस तरह की जनसंख्या, 140 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी आप बताते हैं, किन लोगों की है। इसमें आइए अब कि आगे क्या क्या होगा। क्या होता है कि एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए एक ज़िला कोई ले लीजिए, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर फिर ये निर्धारण होता है, या अलग अलग संसदीय और विधानसभा सीटें जो होती हैं उनमें लोगों की तादाद बढ़ गई। अब लोगों, किसी ज़मीन के आधार पर कोई नेता तय नहीं होता है, लोगों के आधार पर कि कितने लोगों की जिम्मेदारी तुम पर है का एक नेता तैयार होता है। ये बात और लॉजिकल भी है कि आपको इतने परिवार, इतने लोगों को देखना है, ना कि इतनी बड़ी ज़मीन को देखना है। बिल्कुल, अल्टीमेटली नेता जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं आम लोगों के लिए। जनतंत्र है ना, लोकतंत्र है, मतलब जनता का तंत्र है, जनता के लिए तंत्र है, तो जनता इस पे मेन फोकस में हो गई। तो आपको पता, भारत तो इतना ही है जितना है, लेकिन उसमें लोग कितने हैं ये बदलता रहता है हमेशा। अब जब ये बदलाव होता है तो फिर परिसीमन, आपने एक शब्द सुना होगा, आपने देखा कई राज्यों को, बड़े राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार का बिहार झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हो गया, इस तरीके से हमने। लेकिन इसी तरह से जो विधानसभा और लोकसभा सीटें होती हैं, इनके परिसीमन भी होते हैं, और ये कई जगहों पर होते हैं जहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन ये बड़ा परिसीमन सबसे पहले जो होगा वो अगले आगामी चुनाव के पहले, जो 2029 में है, उसके पहले ये परिसीमन की प्रक्रिया होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और बहुत ही दिलचस्प रहेगा। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, जैसा मैंने आपको बताया। हालांकि उसमें अभी समय है, उसके बारे में हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। परिसीमन कितना महत्वपूर्ण, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, उसको लेकर किस तरह की सियासत होगी। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर, जो कि अभी वर्तमान का प्रश्न है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ऐसे समय पर आया जब आपके बिहार के चुनाव होने हैं। बिहार में जाति जनगणना का जातीय सर्वे हुआ था वहाँ पर, जिसके आंकड़े रखे गए थे।
अति पिछड़ा वर्ग की तादाद जब देखने को मिली, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को मिला लिया जाए तो 70-80% की तादाद, एक बात साफ हो गई कि ये सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ये हैं। अब अगर सभी अपने अधिकारों को लेकर, आरक्षण को लेकर बात करने लगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये एक आंकड़ा रखना है कि नहीं रखना है को लेकर एक कन्फ्यूजन हर सरकार के पास हो। क्यों नहीं अभी तक हुआ? अरे भाई, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कहते रहे, तो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक क्यों नहीं हुआ? उनको इतने अवसर मिले थे। या अभी वर्तमान सरकार ने इसको किया, बड़ा बोल्ड कदम है, क्योंकि कई बोल्ड डिसीजन लिए, फिर उनको लगा होगा कि नहीं करना पड़ेगा, देखा जाएगा, क्योंकि इसको मुद्दा बनाया जा रहा था वहाँ से और इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है मुद्दे का, तो लिहाजा उन्होंने इसको रखा है। अब इसके आंकड़े कितने सार्वजनिक होंगे, कितनी जानकारियां सामने आती हैं, योजनाओं पर क्या असर पड़ता है, जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्तमान में जाति जनगणना और इस नोटिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो ज़रा समझ लेते हैं। उसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी तक भारत में जाति व्यवस्था का राजनीतिक इस्तेमाल ही देखा है, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल ही देखा है। जाति व्यवस्था में पहले जो वर्ण व्यवस्था अलग है, जिसके बारे में हमारे यहाँ पर कई बातें की जाती, कई विद्वान उसके बारे में बताते हैं कि आप किस योग्य हैं, किस कार्य को कर सकते हैं के आधार पर ये चिन्हित होता था कि आपके कार्य क्या होंगे, कि आप पढ़ाई लिखाई में जाएंगे, कि आप थोड़ा शरीर शौष्ठव सुरक्षा रक्षा के काम में जाएंगे, आप वाणिज्य के काम में जाएंगे या अन्य सेवा अवसरों में जाएंगे। सेवा अवसर का मतलब होता है नौकरी जैसा हम सब करते हैं आजकल, तो वो बाद में उसको बड़ा निम्न कोटि का माना गया, फिर बाद में नौकरी करना। बट आज सब नौकरी करते हैं, सोच बदल गई उस समय की, और लेकिन लेकर चल रहा। फिर उसमें क्या हुआ कि जो पुराने समय से कुछ लोग उसमें एक पर्टिकुलर गुट में आते थे कि हम भाई पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, हम पंडिताई का काम करते हैं, हमारे बच्चे भी यही करेंगे, हम ये काम करते हैं तो ये भी करेंगे। फिर उनके गोत्र बन गए और फिर ये हो गया, एक लंबी प्रक्रिया रही। अभी इस पर मैं बहुत बोलता रहा हूँ। अभी मेरे साथ जब हम बात कर रहे थे, मैं एक हल्के मूड में कह रहा हूँ दर्शकों के लिए भी, नहीं तो इसको भी एक विवाद का विषय बना लें। तो हमारे साथ मोहित शुक्ला, रजनीश पांडे, हम प्रवीण तिवारी और ये उज्ज्वल मिश्रा खड़े हुए हैं, हम सब ये बात कर रहे थे। तो रजनीश पांडे भावुक हो गए, बहुत सारी चीज़ें वो बोलने लगे कि देखिए आरक्षण का राजनीति में इस्तेमाल हुआ है और ये हुआ है। और उन्हें तो मैंने कहा आप बहुत भरे बैठे हैं, इस पर विस्तार से बात की जाएगी, अभी समय कम है। अब यही बात जो है आपके मन में भी, अभी आरक्षण को लेकर आपको बोलने को बोला जाए, मुझे बोलने को बोला जाए, हालांकि हम लोगों ने उसका कष्ट देखा है, तो उस पर, और हमने उसकी सुविधाओं को नहीं भोगा तो हम उसके फ़ायदे भी नहीं बता सकते। हम आई एम नॉट द राइट पर्सन कि जो रिजर्वेशन के सही सही फ़ायदों को बता पाए। होता होगा, अच्छा, मैं ऐसा एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि अगर ये सबको महत्वपूर्ण लगता है तो ये होता होगा, और इसके फ़ायदे हुए भी हैं कई जगहों पर, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल भी हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये जो जाति जनगणना होगी, इसमें यह भी पता लगेगा कि तुम कितने पीढ़ियों से सरकारी नौकरी कर रहे हो और आरक्षण का लाभ कितनी पीढ़ियों से तुम्हें मिल रहा है, और आज तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या है। ये थोड़ा सुकून देने वाली बात लगती है मिश्रा जी को, तिवारी जी को, पांडे जी को। हालांकि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन लोगों को जो पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग हैं जिन्हें सचमुच इसकी ज़रूरत है, जो आज भी पिछड़े हुए हैं, उनको इसका अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसी योजना चलती है, वो लोग जो ऑलरेडी उससे बाहर आ गए, उस पिछड़ेपन से बाहर आ गए हैं और पीढ़ियों से उस पिछड़ेपन से बाहर हैं, वो क्यों अभी भी सिर्फ एक जाति के नाम पर अपना इसका फ़ायदा उठाते रहें। खैर, ये होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक व्यवस्था है। कॉलम में जब सारी जातियों के विषय में लिखा जाएगा तो एक ये जानकारी भी ली जाएगी कि कितनी पीढ़ियों से आपके यहाँ पर ये सरकारी नौकरी आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है, और आज आपकी वर्तमान की स्थिति क्या है। बड़ा आसान होता है। आईएएस आईपीएस की जो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, उसमें छात्रों को की बड़ी नाराज़गी आती है। अच्छा, छात्रों की ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के छात्रों की आती है, उधर भी कंपटीशन बढ़ रहा है। कई बच्चे हैं, देखिए मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई भी कैटेगरी का बच्चा जो जिसको आरक्षण की सुविधा मिलती है, उसके लिए भी तो जब बड़ा ग्रुप है, जब तादाद ज़्यादा है तो कम्पीट करने वाले भी ज़्यादा हैं। उसमें आप दो ऐसे गुट को देखिए जहाँ पर एक बच्चा जिसको सर्व सुविधा संपन्न है, हाई कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी वो अफोर्ड कर सकता है, उसके माता पिता भी जो है सरकारी अधिकारी रहे हैं, वो पढ़ाई में पैसे में कोई चिंता नहीं है, उसको टेंशन फ्री है। एक उसी कैटेगरी का, क्योंकि जाति सरनेम एक जैसे हैं, जाति एक जैसी है, उसी कैटेगरी का एक बच्चा है, मैं बात ही नहीं कर रहा सवर्णों की गरीबी की, वो छोड़ दीजिए, वो एक अलग विषय है। वो बच्चा है,
वो बच्चे को ना कोचिंग मिल रही है, घर के लिए काम भी करना पड़ रहा है और उसको compete इससे करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो व्यवहारिक रूप से एक लाइन आ रही है, दो एक ही समुदाय के, एक ही रिजर्वेशन का फायदा पाने वाले एक ही समुदाय के लोगों में जो एक गहरी खाई आ रही है, उसको पाटना ज़रूरी है। आरक्षण किसको चाहिए? इसको चाहिए कि इसको चाहिए? निश्चित तौर पर उसको चाहिए जिसके पास सुविधाएं कम है। ये आरक्षण का सही, अगर अब जाति जनगणना होगी उसके आधार पर कुछ निकल कर आएगा तो इसका सही तरीका होगा। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण खत्म कर दो, ये कर दो, ठीक है। अगर व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था बनाई गई, व्यवस्था को हाथों हाथ लिया गया तो उसको अच्छे मैंने सही तरीके से करिए, सही लोगों के पास ले जाइए। ये तो हो गया एक पॉइंट। मेरा विचार भी है, मुझे नहीं पता कितना इस पर विचार किया जाएगा। निश्चित ही वर्तमान सरकार की जो मुझे पॉलिसी, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका दिखाई पड़ता है, मैं आशान्वित हूँ, आश्वस्त भी हूँ। मुझे लगता है कि वो इस दिशा में ज़रूर विचार कर रहे होंगे और ये सोचा भी गया होगा इस कॉलम को रखते हुए। दूसरी बात, ज़्यादा महत्व की बात है कि कुछ हो ना हो, जाति जनगणना का मुद्दा अभी उठा दिया। अब ये जाति जनगणना का मुद्दा कौन उठाएगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे अभी खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आप मुझसे पूछें कि आइए सर वो थोड़ा बात कर लेते हैं जनगणना पे, जाति जनगणना। तो मैं भी बैठूंगा कि अरे अभी तो हम लगे हुए थे प्लेन में, अभी तो हम लगे हुए थे बिहार की सियासत में, अब ये इसको ज़रा स्टडी कर लें कि 2011 में क्या हुआ था, क्या अंग्रेज़ों तक ही जाति गणना हुई थी, 1938 के बाद नहीं हुई थी, फिर आज़ादी के बाद क्यों नहीं जाति गणना हुई, फिर क्यों मंडल आयोग। हम सब ये पढ़ पुढ़ा के सब सुना भी देंगे और लोग पढ़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। अब बहुत ज्ञानी लोग होते हैं जो इसके रेफरेंस दे दे के, इससे क्या होना है इससे? आप वर्तमान स्थिति को देखिए। वर्तमान स्थिति ही नहीं, आप पूरे देश की सियासत को उठाकर देख लीजिए, आप राजनीतिक दलों को देख लीजिए, वो क्या करेंगे। अभी जाएंगे नेतागण और अपने अपने समुदाय में जाएंगे, जो उनका वोट बैंक है, उसको जाके बताएंगे देखो अब ये होने वाला है। वो बोलेगा अरे भैया जैसा आप कहें वैसा ही होगा। हम कहे साथ में खड़े रहो, जिताओ जरा, ये लेकर आ रहे हैं, ये हो रहा है। हाँ जी, ये है असली अभी इसका प्रयोजन। जो आप सोचें कि बिहार में क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो ये इस्तेमाल हो सकता है और ये है एक तगड़ा पॉइंट है। प्रभावी भी होगा, ये प्रभावी है, निश्चित प्रभावी है। आप देखिए आज तेजस्वी यादव वंशवाद पे पलटवार कर रहे हैं, एनडीए पर, बीजेपी पर, जेडीयू पर, कि जमाई आयोग बना दीजिए, इसको ये बना दीजिए। बड़ा दिलचस्प लगा आज में, बड़ी मज़ेदार बहस भी थी, क्योंकि आमतौर पर जो मुद्दा उठाती थी बीजेपी या एनडीए के दूसरे दल, वो मुद्दा खासतौर पे बीजेपी उठाती वंशवाद की राजनीति का, वो मुद्दा आज तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। अब किस मुंह से ये मुद्दा उठाएं? अच्छा, इधर भी इतना विरोध कर दिया गया है कि इस पर जवाब क्या दिया जाए भाई, हैं तो सही फैक्चुअली। तो ये बताया गया कि जो योग्य लोग हैं उनको बैठाया गया है। फिर ये बोला गया कि हमने ये थोड़ी कि आप जेल जा रहे तो अपनी बीवी को बैठा दोगे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसको बैठा। इस तरह की बहुत बहस होती रही। खैर इसके बहुत सारे पहलू हैं, इस पर भी हम कभी बात कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये भी अपने आप में एक रिजर्वेशन है। ये क्या है? आप देखिए कि आप सबसे बड़ा सियासी परिवार है, लेकिन आपकी कैटेगरी ऐसी आती है कि आप बोलें कि नहीं हमको तो, हम देखिए हम दलित और पिछड़ा वर्ग से हैं, हम दलित वर्ग से हैं हम, और आप हो क्या करोड़पति अरबपति, आपके इशारों पे नाच रहे हैं कई सवर्ण का मतलब जिनके सरनेम सवर्ण है हमारे आपकी तरह, उस क्या सवर्ण और क्या निम्न वर्ग का व्यक्ति। ये सारी बातें बाद में बन गई, लोगों के दिमाग में ठूस दी गई, लोग उसकी वो गठरी उठाए चल रहे हैं। आज भी सवर्ण 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 सोचते रहते हैं, आज भी पिछड़ा 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 सोचते रहते हैं, और वो सब समाज वो ख़त्म हो चुका सब कुछ, ये सब फालतू की बातें। हाँ, इसका राजनीतिक इस्तेमाल भरपूर होता है, आज भी हो रहा है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में ये बैठा हुआ है। और इस साइकोलॉजी पे कभी बात कर लीजिएगा आप लंबे, तो बात कर लेंगे इस पर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि जिस तरीके से बिहार चुनाव है और उससे पहले जो सर ने भी बताया कि जिस तरीके से नेता निकलेंगे जाएंगे, वो प्रभावी कितना होता है, ये तो खैर जब चुनाव होंगे और उसके बाद जब उसके नतीजे आएंगे तब ये पता लगेगा कि कौन से मुद्दे कितने प्रभावी रहे। जनगणना पर आप क्या सोचते हैं और जाति जनगणना पर खास तौर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।